खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ मीत भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, आज आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब अदालत आलिया में पेश हुए APS केस के हवाले से। उन पर कुछ कहा गया, 4 हफ्ते और दे दिए गए हैं। इस पर बात करेंगे, इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है। हुकूमत को मुश्तरका इजलास क्यों मुअख्खर करना पड़ा और इसके साथ साथ अपोजिशन क्या हिकमत अमली बना रही है। चीनी की कीमत पर हुकूमती कंट्रोल क्यों नहीं है और कीमतें कंट्रोल करना किसकी ज़िम्मेदारी है। क्या सूबाई हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं, जैसे हमें बता रहे थे बड़ी साहब। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, ये मैं कुछ चीज़ें देता हूँ चीदा जिसमें जो सान APS के हवाले से जो सवालात पूछे गए, वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछा गया बताएं क्या कार्रवाई की है, 7 साल हो गए हैं, किसकी खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्या मुहर्रिकात थे, इसका तयन करें। इसके साथ जो करता धरता थे मराहत के साथ रिटायर्ड हो गए, ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा। आखिरी हुक्मनामे में बाकायदा नाम भी दिए, इस पर क्या हुआ, उसके जालिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए आपने क्या किया। इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ इन मुजरमों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आप ले आए हैं, ये भी कहा। क्या दोबारा सरेंडर कर रहे हैं, ये फाजिल जज साहब ने कहा। अदालत ने 4 हफ्ते में अमल दरामद पर रिप मांग ली है। बड़ी साहब, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। और फिर PM साहब ने जवाबात भी दिए जिसमें उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया कि वो इसके हक़ में कभी भी नहीं थे, वॉर ऑन टेरर है। आप क्या देखते हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, 4 हफ्ते बाद क्या होने जा रहा है और इसमें क्या मैसेज गया है अवाम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काजी साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरी तौर पर जाकर एक अच्छी मिसाल कायम की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अदालत इस मुल्क की सबसे सुपीरियर कोर्ट है। इंसाफ का मुल्क में अल्लाह के बाद आखिरी सहारा सुप्रीम कोर्ट है। गो कि किसी और वज़ीर-ए-आज़म को बुलाते तो शायद वो हमला करवा देते। माजी में इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। लेकिन इस इशू पे यकीनन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, चीफ जस्टिस में 3 जज साहबान का ये बेंच था, वो बेहतर समझते हैं। ये वाक़या गालबन 2014 को हुआ। एक दहशत गर्दी की वारदात थी जिसके पीछे कहा जाता है कि वो राम लवस है। और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातें सैकड़ों होती हैं, सैकड़ों हो चुकी हैं। अल्लाह रहम करे। और अल्लाह एक दिन में 3 होती रही हैं, 3 होती रही हैं। और एक स्टेज थी कि खुदा अल्लाह का करम होता था, ना होता था हम कहते हैं शुक्र है कोई ब्लास्ट नहीं हुआ नहीं। उसमें पाक फौज ने रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद जिस कुर्बानियों के साथ मुल्क का अमन कायम किया, इसमें मैं चीफ जस्टिस साहब बेहतर समझते हैं। दरअसल शायद सुना ये है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये कहा था कि लास्ट टाइम आपको कहा था तो आपने इसमें क्या कहा। उन्होंने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म को हम बता नहीं सके या उनके नोटिस में नहीं ला सके। उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल ने प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब को तलब किया। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये कोई रविश माजरी में नहीं है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कल कोयटा कोई ब्लास्ट होता है, क्या मैं खुदा ना खास्ता अल्लाह, क्या उसमें फिर वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और DGIA से मुकदमा दर्ज होगा। इस तरह तो सैकड़ों ब्लास्ट हो चुके हैं। लेकिन मेरा अब वज़ीर-ए-आज़म की ये जिम्मेदारी है कि उधर एक तो पुलिस का सेटअप होता है, कंटोनमेंट में हसास अदारे का सेटअप होता है, कमांडर बाकायदा होता है, उधर सेक्टर बांटे होते हैं। वो मैं थोड़ा सा जानता हूँ लेकिन उस सिस्टम की डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा। कंटोनमेंट को किस तरह कंट्रोल किया जाता है वो ये नहीं है। उधर माली भी शायद कोई अहम अदारे का बंदा होता है, साइकिल पे जाने वाला भी मलक साहब अहम अदारे का बंदा होता है। कहता 3-4 ले रहे हैं, ऊपर एक कमांडर होता है, GOC होता है, फिर ब्रिगेडियर होता है। वो मेरे ख्याल में रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन मुकदमे का इंदराज मुझे बादियुल नज़र में नहीं लगता। हो सकता है हुकूमत एक डेलीगेशन बनाए, जो वो शहोदा हैं, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, उनके वरसा को जाके मिलें और असल है कि उनका काम कम किया जाए कि ये आपके ये जो बच्चों को जिसने किया था ये पकड़ लिए हैं, इसमें भारत मुलव्वस था या जो भी नेटवर्क है, जो पेशरफ्त है, उन्हें आगाह कर दें तो बेहतर होता है। अगर इसको हुकूमत पहली तारीख पे अगर अटॉर्नी जनरल बेहतर डील कर लेते तो आज PM को मेरा ख्याल ना जाना पड़ता। जी मलिक साहब। वैसे असल में देखें ना, 147 लोग शहीद हुए थे इस वाक़े में, उसमें से 132 बच्चे थे। आप अब किस तरह भूल सकते हैं उन वालिदैन को, बच्चे किस तरह भूलेंगे। आप हम जिस उम्र में तीनों बैठे हैं वो तो आपका खून है, आपका जिगर है। तो मेरा ख्याल है, मुझे ये लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उस दर्द को, उस एहसास को, ये मेरी राय है, मैं कोई लीगल बात नहीं कर रहा, मेरा उनसे भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ जो वालिदैन की जो कैफियत है, ये उनका दर्द है। और इसीलिए मगर दूसरा तरफ जो मैं समझता हूँ, जो ज़्यादा समझने वाला सवाल है, पॉइंट है, वो ये कि क्या 7 साल में अगर इस मुल्क में, और मैं समझता हूँ ये दुनिया की तारीख का सबसे एक तकलीफ दे वाक़या है
मेरी राय में, मेरी सोच में, मेरे इल्म में दुनिया की तारीख का ऐसा कोई वाक़या नहीं जहाँ पे 132 बच्चा इस तरह मासूम बच्चे को शहीद किया गया। अगर कोई रियासती निज़ाम जिसमें आपकी इंटेलिजेंस आ गई, आपकी पुलिस आ गई, आपके सारे रियासती इदारे आ गए, आपके सूबाई महकमे आ गए, आपकी फेडरल हुकूमत आ गई, अगर 7 साल में हम कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर सके, हम मुल्ज़म डेवलप नहीं कर सके, हम उस साने के क्लियर कट बात नहीं कर सके कि ये ज़िम्मेदार था, इसको ये सज़ा दे दी, तो फिर तो मेरा लिए सवाल इससे बड़ा है, वज़ीर-ए-आज़म से बड़ा है। और सवाल ये है कि क्या ये निज़ाम इंसाफ और सिस्टम में रह के लोगों को इंसाफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज दिया है इमरान खान को कि ये निज़ाम नहीं चल रहा। मलिक साहब, हम जहाँ भी किसी जगह भी जो जुल्म होता है हम उसको कैसे कंडोन कर सकते हैं? बच्चे तो फूलों जैसे बच्चे होते हैं, लहू लहू हो जाता है हमारा कलेजा। और ये वाक़यात जो हैं हम अक्सर देखते हैं। ये मैं इस वाक़े से किसी को जोड़ के नहीं बता रहा, मैं तारीख़ को स्ट्रेट कर रहा हूँ। सिर्फ दवाइयों को जो रोका था इराक़ में, उससे 500,000 बच्चा मरा था। अभी यमन में इन्होंने बच्चे मारे हैं। ये निज़ाम हर जगह बच्चों को मार रहा है और इस निज़ाम के खिलाफ हम सरकापा एहतजाज है, यहाँ भी वहाँ भी और हर जगह। नहीं, अदब एहतराम से दवाइयों से और दहशतगर्दी में देखें, खुदा के लिए थोड़ा सा फ़र्क रखें। एक पुलिस का फ़र्ज होता है वारदात के बाद मौके पे पहुंचना। एक वारदात हो गई, 15 पे कॉल हुई, किसी के डाका हो गया, चोरा हो, मर्डर हो गया, इंटेलिजेंस अदारों का काम होता है उस वारदात से पहले इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना कि खदशा है कि यहाँ अटैक हो सकता है। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। पुलिस के पास इंटेलिजेंस का कोई तरीका कार ही नहीं। इनकी स्पेशल ब्रांच पे जितना पैसा ज़ाया कर रहे हैं ना, अनबिलीवेबल है। इंटेलिजेंस इदारों का क्या काम है? वो गैर मुल्की दुश्मनों पर नज़र रखें और खुदा ना हादसा कोई दहशतगर्द आता है, आपको पता है अक्सर ख़बर आती है कि फ़लाँ उम्र के दहशतगर्द आ गए, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते। पुलिस ने वारदात के बाद पहुंचना होता है इंटेलिजेंस इदारों ने। तो आज मेरा ख्याल है मौजूद जज साहबान ने सबको जगाया। अगर थोड़ा सा समझे उन्होंने, क्या असल मुलजमा तक पहुंचना पकड़ना रियासत का काम नहीं? यकीनन रियासत का काम। और दूसरा, नहायत ऑनरेबल जज साहब ने कहा इतलात है रियासत किसी ग्रोह के साथ मुज़ाकरत कर रही है। तरीके तालिबान पाकिस्तान ने सानिया APC की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। कुछ खबरें ये आ रही हैं उनके साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है रियासत ने आज सुप्रीम कोर्ट ने सोई हुई हुकूमत को बताया है कि आपने भी हुकूमत करनी है आइन और कानून के तहत रह के। रंगीले बादशाह का दौर गया कि सूबा साहब ने माफ़ कर दिया, सूबा साहब ने मेरा नहीं ख्याल गया। मैं जिस तरह ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने उसको सामने लाई। हमारी हुकूमत ये हो, पिछली हो, कोई हो, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। हम अगर हम प्रायोरिटी हों तो 7 साल में पकड़ लेते ना यार। ये बात मैं एक बात कर रहा हूँ, दुनिया में हर जगह बच्चे मर रहे हैं यार। मैं ये कहता हूँ, मैं ये मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि मैं खुदा न खास्ता मैं हाकिम बदन में किसी का जवाब पेश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के इस निज़ाम में हम, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी आप ठीक कह रहे हैं। ये निज़ाम मौजूदा हाँ अशराफिया की हिफाजत पर मामूर है। हाँ जी, उनके बच्चे भी सेफ है, वो भी सेफ है। उन्होंने 10 गाड़ियाँ एक ही नंबर की, एक ही रंग की पे मूव करना है, जहाज़ों पे मूव करना है। जब अशराफिया ने जाना है तो 3-3 रूट लगते थे। जब नवाज शरीफ साहब आते थे ना लाहौर, मैं तो छोटा सा साहब के भी इतने ही लगते होंगे, अब उसके 10 लगते होंगे यार। मैं हाँ से तो कोई एक ही बात नहीं है जो मैं मिसाल उसकी दे सकूँ। एक दफ़ा मैं गया एक रूट पे, ट्रैफिक ब्लॉक। मैं क्या यार ये क्या कहता, PM साहब ने आना आधा घंटा पहले। मैं शॉर्टकट करके दूसरे पे ये भी बात, तो पता चला वो हेलीकॉप्टर पे जाती उम्रा चले गए। आपके हाकम और मौजूदा, उनके बरहर 4-5 किलोमीटर का रास्ता है, इमरान खान साहब उधर से जाते हैं। इमरान खान साहब की बदकिस्मती ये है कि इन्होंने कहा था रूल ऑफ लॉ होगा, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर होगा। नहीं कादी साहब नहीं तय है ना। पिछले IG नाम गनी साहब जो चेंज हुए, उन्हीं के अदारे के अफसर ने कहा ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलवस रहा है। जब आप ऐसे लोगों को लगाएंगे, कौन अक्सर जिसका आप जिक्र करते हैं जो जाली मेडिसिन में मुलवस रहा है, जिनकी डिग्री भी जाली है, वो बड़ी मुश्किल नाल हाई कोर्ट ने निकाला है, वो फिर चला गया अपील में। उनका क्या फिर लाओ, उन मोहतरम का क्या नाम है? शेख अख्तर हुसैन साहब। अच्छा, अब शेख अख्तर हुसैन से ज्यादा निकालते सदियां हो गई। सुन ले, उनकी जाली डिग्री थी, उन पे 10,000 प्रोग्राम हो चुके, सरकारी रिपोर्ट आ चुकी, इंक्वायरी आ चुकी, फिर हुक्मरान उसको लगाए तो क्या वो हुक्मरान बरीउल जिम्मा हो सकता है? यही आप वाली बात कर रहा हूं, बरीउल जिम्मा कैसे है? प्रायोरिटी नहीं है।
नहीं, हम प्रायोरिटी नहीं है ऊपर सब कारी साहब। मैं आपको एक मलक सा मिसाल देता हूँ। सुबह आपने सर्वे करना है, जकूटा जिन, चलो आज जकूटा जिन का जिक्र रहने देते हैं। एक जकूटा जिन है आजकल पंजाब में, वो बड़ी प्लानिंग करता है। क्लासरा साहब अक्सर कहते हैं। नहीं, मैं जकूटा जिन किसी और की बात कर रहा हूँ। आप जो स्ट्रीट में मार्केटों में होगी ना, वो बेचारा सिपाही खड़ा होगा जो बनने के करीब होगा, जिसकी 3 साल नौकरी रह गई होगी, जिसने रिटायर होना है, गिरने वाला होगा, हाथ में सोटी होगी या वो बंदूक होगी जिससे 40 साल पहले गोली चली, वो जंगलूद होगी, 303 जंगलूद, और जिसने आखिरी दफा 20 साल से गोली भी नहीं चलाई। और ये वुजरा के जो कहते हैं ना, मैं बड़ी सादगी लाया हूं पीएम साहब, इनके अफसरों के जो गनमैन होंगे ना, देखिएगा एलीट के होंगे, अलर्ट होंगे, जिन्होंने चेहरा कोर्स किया होगा। अब आम यार हमारी प्रायोरिटी रही है। मेरे साथ अभी चले बड़ी साहब एक और बात, मुझे आपने एक बात याद दिला दी। पीछे बैठी हुई एलीट हैं, नफरत और नखवत और हकारत है, परेटो जी में, पर वो पता नहीं कौन आ रहे हैं, कोई जराइम पेशा बैठे हैं अंदर, मोस्ट ऑफ देम आर जराइम पेशा। आई एम सॉरी टू से। हटो, एक मिनिस्टर है आजकल पंजाब में, उनके भाई पर, उनके खानदान में 30 से ज्यादा संगीन नवियात के मुकदमात है, संगीन। मैं आपको क्या बताऊं, अवाम प्रायोरिटी नहीं है। आप और मैं भी मार्केट में जाए, बैंक के बाहर जो सिपाही लगा होगा ना, बीमार होगा बेचारा, उस सिपाही से रिटायर हो जाएगा, 12,000 पे महीना चेक करनी है। और ये जो मिनिस्टर हैं लगड़ बगड़, इनके साथ तो आप ड्यूटी देने वाले अलर्ट होंगे, फिट होंगे, 7 फुट 7.5 6 फुट कट होगा, 4-5 छाती होगी, अलर्ट गन। यार अवाम को तो आपने कीड़े मकोड़े समझा है। मेरे कातलों को कब तक आप तहफ़्फ़ुज़ देते रहोगे? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको उछाल बुला के, इस इशू को उजागर करके अवाम की तर्जमानी की है। अच्छा, आपकी ये तर्जमानी की जो आपने बात की है भट्टी साहब, आपको भी 30-35 साल हो गए इस मीडिया में। मुझे बताएं, मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट में मेरी क्या औकात है कि मैं तनकीद करूँ? मैं आपसे वैसे एक पाकिस्तानी होने की इसी से सवाल करता हूँ। मुझे 1 साल पाकिस्तान का दिखा दें जिसमें इस तरह का सुओ मोटो ना हो, IG ना आया हो, वजीर दाखिला ना आया हो, उसको ये मुझे रोकना पड़ रहा है। मैं बस एक कमेंट पे कर, जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, इदारे नहीं बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलकम शो इत्तेजाज हसन साहब, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। ये बस आज का जो सुप्रीम कोर्ट ने PM साहब को बुलाया है और जो 4 हफ्ते दिए हैं, और इससे पहले जो अफसरान रिटायर्ड हो चुके हैं, क्या इस हवाले से 4 हफ्ते बाद उन्होंने एक रिपोर्ट देनी है, आप क्या एनविसेज कर रहे हैं? और इससे क्या कोई आइंदा बेहतरी होगी और माजी की कोई अश्कशोई हो सकेगी जो जुल्म हुआ था? इत्तेजाज हसन साहब, देख तो पेशगोई तो आदमी पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई नहीं कर सकता क्या होने जा रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी कोई आजकल के ज़माने में उनकी पेशगोई नहीं कर सकता। इतने मुतज़ाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाते हैं कि एक केस में एक हुकामे पे एक साहब को सजा हो जाती है, दूसरे केस में वो फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी होते हैं, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर भी होते हैं, वो अकामा रखते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, उनकी बाकायदा तनख्वाह की भी तस्लीम करते हैं कि लेता रहा हूँ, जबकि वो वजीर थे और तनख्वाह किसी और मुल्क की कंपनी से उसको बरी कर दिया जाता है। तो ये आपको बहुत ही तजादात हैं, कहा नहीं कुछ जा सकता। मैं तो अब कहना क्लाइंट्स को भी कहना कि भाई ये इम्कान है, ये मैंने अब छोड़ दिया। नहीं एतदाज साहब देखे, आईनी माहिर पाकिस्तान में आपसे बेहतर कोई नहीं, आप वजीर दाखिला भी रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट साहब ने जो आज प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, आप क्या समझते हैं ठीक है? तो पाकिस्तान में सैकड़ों दहशतगर्दी की अल्लाह रहम करे वारदातें हुई हैं, तो हर प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और DGI पे क्या इसी तरह मुकदमा दर्ज हो सकते हैं? कानून क्या कहता है, आप क्या फरमाते हैं? जहाँ तक तो ताल्लुक है इस वाक़े का और प्राइम मिनिस्टर को बुलाने का, प्राइम मिनिस्टर को बुलाने से जरा ठाट बाट बन जाती है जजेस की और तलब करने की। यूथ और रजा को भी तलब किया इन्होंने, एक दफ़ा नवाज शरीफ को तलब किया और वो ज़रा उनकी ज़रा अना में ये एडिशन हो जाती है कि हम तलब कर सकते हैं, वरना इस केस में मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को बुलाने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, खासकर प्राइम मिनिस्टर जब खुद उसमें मुल्ज़म नहीं है इनके केसेस में, इनकी वालदैन की
जो की तरफ जानिब से जो FIR कराना चाह रहे हैं, वो तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे उनके खिलाफ, और उस वक्त जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे उस दिन 16 दिसंबर 2014, जो बड़ा एक घिनौना और ऐसा दिन है जो कि हमारी तारीख में और जहनों में और हमारी जो इनर सोल में, हमारी रूहों में लगा हुआ है, उसका जख्म। और ये बेशक बहुत बेबस महसूस करते होंगे जो वालिदैन हैं, और उनको बड़ी याद उसकी, और जिस तरह हमारा बच्चों को इन्होंने शहीद किया वो बड़े बेदर्दी से किया। और अब उसकी जो जिस ग्रुप ने इस तरह के सबसे ज्यादा कारनामे किए हैं दुनिया में, वो हमारे करीब तर हमारे रीजन में आ गया है। ISI दाइश खुरासान की सूरत में, और हमें ज्यादा चाकू चौबंद होना बड़ा जरूरी है और पाकिस्तान की तरफ ख्याल करना जरूरी है। पर जहाँ तक आईनी ताल्लुक है, कानून का ताल्लुक है, उसमें अव्वल तो मेरे ख्याल में, जाती ख्याल में, वजीर आजम को बुलाने की जरूरत नहीं थी। इसमें वजीर आजम सिविलियन हेड है, उसका ये काम नहीं है। एतराज साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको से दो हमें एक्सपर्टी मिल रही हैं। एक तो आप वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और माहिर कानून भी हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा ख्याल में ये एक सानिया जो इससे बड़ा कम वाक़यात हुए हैं। इतना बड़ा अगर वाक़या हो जाए तो एक रियासती ढांचा जो दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन हो, 7 साल में वो वालिदैन को उनको एक इंसाफ का तासर नहीं दे सकी। आप वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, माहिर कानून भी हैं। कहाँ पे हमारी गलती है, कहाँ पे हमारे सिस्टम में फ्लॉ है कि हमारे वज़ीर आज़म को 7 साल के बाद अदालत में बुलाया जाता भी क्या कर रहे हो? वेयर वी आर रॉन्ग? वो तो हमारा सारा सिस्टम ही जो है उस पे वो गलत हो रहा है और वो गलत तरह चल रहा है। इसमें तो कोई वेयर की बात नहीं है। आपको पूछना चाहिए वेयर हैव वी एवर गॉन राइट? कभी हमने कोई सही काम भी किया है इस ज़ाब्ता फौजदारी के तहत या ज़ाब्ता दीवानी के तहत या किसी और कानून जो कि सजा और जजा देने वाला है उसके तहत? कोई केस है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, क्या वो तो जज साहब खुद तस्लीम कर गए बाद में कि जी हमें नाराज कर दिया या बख्तियार साहब ने, तो इसलिए हमने उनको सजा दे दी। चले सर, ये बताएं, ये जो आज पेशी हुई है हमारे वज़ीर आज़म साहब की, इससे कोई पॉजिटिव चीज़ निकलेगी? इसका कोई फ़ायदा हो सकता है इंसाफ के वाइज, या इस निज़ाम में कोई बेहतरी आ सकती है इसके नतीजे में? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये चल रही थी खबर, आज भी चली है कि कुछ लोगों को फांसी की सजा इस केस में हुई है। और अगर ये दुरुस्त है कि कुछ लोगों को हुई है तो फिर अदालत ने कुछ तो किया है जो उनको सजा हुई है और फांसी की सजा होगी, और 1-2 जो है जिनकी अभी अपीलें पेंडिंग है और उनकी सजा बाकी है। बाकी रियासत बख्श नहीं सकती। ये बख्शने का क्योंकि हमने शरीयत को बीच में हम अपने आइन में उसको उसके तहत शरीयत वो बनाए हैं, कोर्ट्स भी बनाए हैं और शरीयत को अपनाया भी है, आइन में समो दिया है। इसलिए शरीयत के तहत जो फैसले आए हैं शरीयत अपीलेट बेंच के भी, वो ये है कि कोई गवर्नमेंट नहीं, हुकूमत नहीं बख्श सकती। बख्श सकते हैं तो वारसीन बख्श सकते हैं बच्चों के, और उनके अलावा वो अगर वो नहीं बख्शते तो सजा और कार्रवाई होती रहनी चाहिए। अच्छा इंतजार साहब, एक और बड़ी रहनुमाई फरमाएं आप। माशाल्लाह आपकी मौजूदगी में हम थोड़ा सा फ़ायदा ले लेते हैं। अगर 4 हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनसे मुतमिन नहीं होती उनके जवाब से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला भी कर सकती है? आप क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले बड़े होते हैं, कोई छोटा तो नहीं होता। पर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए शायद खुद भी मुमकिन ना हो कि वो सजा को बख्श दें और कहें कि अब उनके खून बहा हो गया और उनसे समझौता हो सकता है।
ये आइन के तहत तो मुमकिन नहीं होगा। और लेकिन अब हुकूमतें आजकल ये बड़ी एक चली रही है रस्म कि रियासत को और हुकूमत को अलग अलग करके बताया जाए कि रियासत वो है, कोई है ऐसी चीज़ जो कि हुकूमत के मावरा वो हुकूमत से किसी भी फैसले कराती रहती है और गुज़श्ता हुकूमतों से भी कराती रहती है और आइंदा हुकूमतों से भी कराती रहती है। उसको कहते हैं रियासत, जिसके परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और एक होती है हुकूमत जो आर्जी तौर के लिए आती है तो रियासत पे सवार होने के लिए, और उसका भले बुरा अच्छा बुरा वो सफ़र करती है रियासत। तो रियासत और हुकूमत में जो फ़र्क डालते हैं, मैं नहीं समझता हूँ फ़र्क है, इस लिहाज से कि रियासत ने वो करना है जो हुकूमत ने फैसला करना है। अब हुकूमत वो कौन सी है? वो डीपर हुकूमत है, पस पर्दा हुकूमत है कि सामने हुकूमत है, वो हो सकता है उसमें। अच्छा, इतना सब मैं इससे और सवाल आसान कर लेता हूँ। आपको याद होगा गालिबन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक लेटर नहीं लिखा था जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही थी, तो सुप्रीम ऑनरेबल मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब अदालत में गए तो उन्होंने सजा दे दी। क्या वजीर आज़म कोई जवाब लेके जाते हैं और अदालत मुतमिन नहीं हो सकती? तो मैं कह रहा हूँ उस सिलसिले में वजीर आज़म के जवाब पे मुतमिन ना होने पर कोई फैसला कर सकती है अदालत? आप क्या समझते हैं? नहीं, अपने तौर पे अगर वो करना है डायरेक्शन कोई देना चाहे तो डायरेक्शन दे सकती है, पर सजा तो वजीर आज़म को इसलिए नहीं मिल सकती किसी भी वजीर आज़म को कि उन्होंने किसी एक तलबी पे सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं किया या सुप्रीम कोर्ट की राय मुख्तलिफ थी। सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो आखिर हमारे जैसे इंसान है ना, उनसे भी तो खता होती है। हम वो उनको फाइनल इसलिए कहा जाता है कि उनके पास दुनिया में कोई अदालत नहीं है। उनको फाइनल कोर्ट इसलिए नहीं कहा जाता कि वो हर दफा दुरुस्त ही होते हैं, उनकी फाइनलिटी होती है उनकी जजमेंट में और वो दुरुस्त ही होते हैं। वो भी गलत फैसले करते हैं और इंसानों की तरह ही है, तो इसलिए वो ये कोई सजा तो नहीं दे सकते। तो अगर वज़ीर आज़म मोतबाना जाके पेश होके कहें कि ये सूरत हाल है हमारे सामने और ये सूरत हाल, इसमें हम इस वजह से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं TTP से, या इस वजह से आईनी एतबार से हम नहीं कर सकते। मैं इतना सब फिर क्लियर कर दे तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं टाइम ले रहा हूँ। वो जो वर्षा के मुद्दई है उन्होंने मुकदमे के इंदराज का गालबन कहा था, मैं उस सिलसिले में कह रहा हूँ अगर मुकदमा नहीं होता तो फिर क्या चीफ जस्टिस साहब क्या हुक्म सादर फरमा सकते हैं? इत्तेज़ाज़ साहब इसके साथ मेरा भी सवाल जोड़ लीजिएगा। मेरा सवाल है 18वीं तरमीम के बाद ये 2014 का वाक़या और पेशावर का वाक़या है, वहाँ पे PTA की हुकूमत थी, तो कानूनी तौर पे ये किसकी जिम्मेदारी है? 16 जब का भी ये वाक़या ये कानूनी तौर पे किसकी जिम्मेदारी बनती है? प्राइम मिनिस्टर का इससे कोई ताल्लुक बनता है? मैं कानूनी तौर पे पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, कानूनी तौर पे तो प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टली ताल्लुक आपने भी सजा फरमाया नहीं बनता। ये सूबाई मसला है और सूबा वो खैबर पख्तूनख्वा ही था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को एक जनरल भी अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाना नहीं चाहिए। मैं उसके भी कोई इतना हक में नहीं हूँ कि एक पैरेलल सुप्रीम अथॉरिटी है ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो तलब उसको करना कोई आसान बात नहीं होनी चाहिए, पर इन्होंने किया है, तलब किया है और वज़ीर आज़म पेश हुए हैं। आपने यूसुफ रजा की बात की है, वो पेश हुए थे और उनको सजा हुई थी और मैं अभी तक समझता हूँ कि वो सजा गलत हुई थी उनको, पर उसके बाद अपील में गए थे, उसमें भी वो उन्होंने उसको मुस्तरद किया था। मैं इसलिए समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के को कोई इख्तियार नहीं आर्टिकल 248 के तहत कि वो अपने ही सदर को, अपने मुल्क के सदर को एक गैर मुल्की थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के रहम करम पे छोड़े, जब वो उसको अपनी सदर को अपनी सुप्रीम कोर्ट तलब नहीं कर सकती। सदर को इतनी ज्यादा इस्तिस्ना है, अनलाइक दी प्राइम मिनिस्टर, सदर को अपनी सुप्रीम कोर्ट भी तलब नहीं कर सकती। उसको आप तीसरे मुल्क की थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के पास
अदालत कह रही हो कि उसको सबमिट कराओ, उस स्विस वालों ने कहा जी हमारी ज्यूरिसडिक्शन ही कोई नहीं, वो खत्म ही कर दी उन्होंने बात, वो खत्म हो गई। तो ये इस तरह का काम सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। जजेस को इसको बड़ा हौसले से सुनना पड़ेगा। वहाँ जो वालिदैन आए होते हैं वो यकीनन जज्बाती हैं, उनका दुख और दर्द बहुत ज्यादा बिल्कुल हम उनके दुख दर्द में शामिल हैं। एतजाज साहब, आपने हमें एनलाइटन किया, हमेशा की थैंक यू वेरी मच। हमें रास्ता दिखाते रहते हैं भट्टी साहब। तो 2-3 बातें तो सामने आ गई कि जो है प्राइम मिनिस्टर साहब का जाना, फिर एक ये भी उन्होंने कह दिया जिम्मेदारी इसलिए नहीं बनती, एक तो उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे भी नहीं, और दूसरे KPK में गवर्नमेंट जो है वो 18वीं तरमीम के बाद तो क्लियर है चीज़ें बिल्कुल। मैं तो वैसे मेरी अपनी एक गुजारिश है इसमें, दरअसल वर्सा ने शोहदा के वर्सा ने जनरल रहील शरीफ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज की साथ की थी, वज़ीर आला चोई निसार कोर कमांडर, इस तरह उनकी तरफ से। मैं ये इत्तेजाज साहब से पूछना चाह रहा था, क्योंकि अगर ये मुकदमा दर्ज होता है इस तरह तो सैकड़ों हुए हैं, गुलशन इकबाल लाहौर में हुआ, माल रोड हुआ, रावलपिंडी हुआ, कराची हुआ, हर जगह हुआ। इस तरह अगर मुकदमा, मैं सिर्फ ये आईनी पोजीशन देखना चाह रहा था, अगर वर्सा के कहने पे हो तो फिर तो मेरी समझ से बाहर है कितने मुकदमा दर्ज हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था। आपके सवाल का जवाब तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर दिया। जो मेरा सवाल था उन्होंने यही बताया ना कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं लीगल बात भाई, सूबाई हुकूमत भी हो तो क्या वज़ीर आला पे पर्चा बनता है? इसका मतलब मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, इसमें तो जनरल रहील या इस तरह तो कोई सवाल ही नहीं होता। उसको भी छोड़ देता हूँ ना हरीफ, क्या किसी भी सूबे में खुदा ना होता हो दहशतगर्दी वार तो करता ही दहशत गर्द है ना, जो बैरूनी एजेंडे होते हैं और भारत मुलवस है, तो उसमें क्या उस वक्त के वज़ीर आला पे भी पर्चा हो सकता है? फिर ये तो एक, मैं कानूनी इत्तेजाज सबसे हम रहनुमाई ले रहे थे ताकि लोगों को भी समझ हो कि ये जो इत्तेजा की गई है क्या ये कानूनन है कि नहीं, उनके जज्बात खुद। लेकिन जो मुझे खुशी हुई है कादी साहब, अगर आपने हेयरिंग पूरी सुनी नहीं जज साहबान की, मैं एक एक लफ्ज़ सुन रहा था। आज उनके वर्सा को जो शहीद हुए हैं, उनके बच्चों को, वालिदैन को, लवाकीन को ये यकीन मिला होगा कि हमारी दाद रसी करने के लिए कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। फैसला क्या होता है मुझे नहीं पता, ये हम सब जो मर्जी करें, कुछ ना करें, कोई रिपोर्ट दे ना दे, उनके लिए तो गैर कानूनी काम लेकिन चले सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया। नाज़रीन हमारे साथ हैं जनरल खालिद लोधी, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। आप देख रहे हैं कि इस हवाले से आज जो कुछ हुआ, और इससे पहले भी एक जो है एक आई थी रिपोर्ट जो कि जिसमें कहा गया था, और वर्सा भी कह रहे थे कि जी केसेस इंस्टीट्यूट होने चाहिए। आप कैसे देखते हैं ये इन लैप्सेस की वजह? क्या सिविलियन अथॉरिटी पे हम डालेंगे, क्या करेंगे? आपका टेक क्या है इस पे जनरल साहब? जी 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 बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा ख्याल है कि किसी जमहूरी मुल्क के लिए एक खुशाइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब महसूस करे तो वज़ीर आज़म को बुलाए और वज़ीर आज़म खुशसलूबी से आएँ। लेकिन इतना कम टाइम होने की वजह से मेरे ख्याल वो तैयारी के साथ नहीं आ सके, क्योंकि बात ये है, ये जो चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा आपको मालूम होंगी, ये इनका आदा होना चाहिए था वहाँ पर। नंबर एक कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशल कमीशन बनाया था पेशावर हाई कोर्ट के इस्तदा के ऊपर, और उन्होंने पूरी एक इंक्वायरी की है, उसकी बाकायदा फाइंडिंग्स हैं, उसकी बाकायदा रिकमेंडेशंस हैं, और वो मौजूद है। उससे ऊपर क्या और इंक्वायरी हो सकती है, जबकि ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जुडिशल इंक्वायरी हो चुकी है। पहली बात, 6 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाए मौत दी थी, 5 पर अमल दरामद हो चुका, और एक पेंडिंग केस है जो कि स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में किसी ने। 4 आर्मी ऑफिसर्स को सजाएं दी गई किस भी वजह से कि उन्होंने कोई लैप्स किया या ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया या डिले किया, ऑलरेडी उनको सज़ा मिल चुकी है। उसके अलावा मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ कि कुछ और लोगों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया गया इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की बुनियाद पर। उनकी ज़्यादा तशहीर इसलिए नहीं की जाती कि फिर वो कानून फिर हरकत में आ जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और इस किस्म की बातचीत शुरू हो जाती है। तो ये वो हकायक हैं जो कि वहाँ पर पेश करने चाहिए थे। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि अगर कोई नई जुडिशल कमीशन बनता है
तो टाइम बहुत लग जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, वो कर सकते हैं। लेकिन अब जो नया जुडिशल कमीशन बने। अच्छा जनरल साहब मैं एक सेकंड, आपने बड़ी अच्छी बात की। क्या आज जैसे आपने फरमाया कि इस पे मुझे याद आ गया कुछ लोगों को सजाएं हुई थी इंटेलिजेंस की, लेकिन उनका तरीका होता तशरीह नहीं की जाती। मुझे मेमोरी में खासी चीज़ें आ गई। और आपने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर पेशावर हाई कोर्ट का बाकायदा जुडिशल कमीशन बनाया गया था। तो क्या वज़ीर आज़म को उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या किसी स्टाफ ने ये आगाह नहीं किया, वो जाके सारी ये तफसीलात दे देते तो शायद अगला सवाल ही ना होता मेरे ख्याल में। जी, लेकिन इसमें दोनों बातें हैं। वज़ीर आज़म के स्टाफ को भी बताना चाहिए था, चीफ जस्टिस के स्टाफ को भी बताना चाहिए था। हाँ, हम वज़ीर आज़म से ये एक्सपेक्ट करते हैं, उनको फौरी तौर पे चाहे रास्ते में ये ब्रीफ करना चाहिए था। ये मैं मानता हूँ ये हुई है, इसमें एक लैप्स है। बाकी ये जो बात है कि क्या ये सिर्फ सिविलियंस इसके जिम्मेदार है, नहीं। इतना बड़ा सानिया जो है इसको मैं किसी भी सूरत में डिफेंड करने को तैयार नहीं हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि जिन लोगों को सजाएं हुई उसमें फ़ौजी भी शामिल हैं और उनको सजाएं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर कोई ये चाहे, देखें एक बात पक्की है, जिनके लख्ते जिगर इस तरीके से इस मासूमियत के ज़माने उनसे छिन गए, उनको तो आप किसी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उनके साथ तो आपने प्यार और मोहब्बत से ही डील करना है। उनके साथ आप कोई सख्ती से बात भी नहीं कर सकते कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम और नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। उनके साथ लगातार हमदर्दी करनी है। और ये भी मैं मानता हूँ कि उनके बिहाफ के ऊपर स्टेट जो है खून बहा या किसी को माफ़ नहीं कर सकती, उनको आपको लेना पड़े। लेकिन जितने लोग इन्वॉल्व थे ना APS के थाने में, मेरा ख्याल है कि ये लिस्ट देनी चाहिए थी वहाँ पर, और उनको ज्यादातर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा चुका है। कुछ लोग एट लार्ज भी हैं। जनरल साहब, आपने हमें बताया कि बहुत से लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया, वन वे और दी अदर, जिस तरह आपने बात की। क्या कुछ लोग अभी भी एट लार्ज हैं और दे आर बीइंग परसूड और उनका पीछा किया जा रहा है? जी, ऐसा होगा। अभी चूंकि मैं काफ़ी अर्से से मेरा ताल्लुक नहीं है और इंटेलिजेंस की चीज़ें ऐसे बात शेयर भी नहीं की जाती, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे मालूमात नहीं है सिलसिले में। लेकिन अच्छा जनरल साहब, एक ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो जालिमों से मुज़ाकरात कर रही है। अगर क्लियरली बात की जाए, तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात हो रही है। मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस से एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दो लीगल ये मैं बताया गया कि उन स्वाय उनके वर्षा के उनको माफ़ कोई नहीं कर सकता, पाकिस्तान की रियासत माफ़ नहीं कर सकती। मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये कहीं पे ऐसी भी आवाज़ें आती है कि अगर कोई सेटलमेंट हो जाए, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, अगर वो दहशतगर्दी छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या बुराई है कि उनसे मुज़ाकरात किए जाए। एक सोच ये है कि जिनके बच्चे चले गए वो तो कब्रों तक क्या हज़ारों साल कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, क्या उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ कि उनसे दरवाजे बंद किए जाएँ? जी देखिए, मैं आपको फ़ौजी नुक्ते नज़र से दो बातें बता दूं, फिर मैं इख्लाकी और कानूनी पहलू की तरफ भी मैं आता हूँ। फ़ौजी नुक्ते नज़र, एक पहली बात, आज तक ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री में कि जीतने वाले इस बात पे मुसिर हों या ये जिद करें कि मैं जब तक मैं हारने वाले का आखिरी बंदा नहीं मार देता मैं तो कोई बात नहीं करूँगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ। जर्मनी को डिफीट हुई, 2 दफ़ा हुई, अभी IRA के साथ बातचीत UK वालों ने की, अभी अमेरिकी छोड़ के गए हैं अफगानिस्तान को। आप मुझे कभी कोई तारीख में ये नहीं दिखा सकते कि जब तक उन्होंने आखिरी बंदा मार नहीं दिया ना, उस वक्त तक ये जंग ख़त्म नहीं हुई। अरे भाई, जंग ख़त्म करने के लिए हारी हुई साइड को के साथ मुज़ाकरात करने पड़ते हैं और आखिर फिर वो 0-0 ख़त्म होती है। वरना अगर उनके 500 बंदे भी मिसाल के तौर पर रह गए तो हम अगले 20 साल तक, ठीक है हफ्ते में एक बार वारदात हुआ करेगी, महीने में हुआ करेगी, लेकिन आप हर वक्त टेंशन में रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये एक हकीकत है और ये एक हिस्ट्री की हकीकत है कि आपको आखिर में बातचीत ही करनी पड़ती है और जीतने वाला भी बातचीत करता है। बातचीत का मतलब हर वक्त घुटने टेकना नहीं होता, ये इस्तिलाह ही गलत है। दूसरी बात, अगर आपके साथ 10 बंदे लड़ रहे हों और 3-4 बातचीत पर आमादा हो जाए तो 7 के साथ लड़ना आसान है या 10 के साथ लड़ना आसान है? तो ये मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दुरुस्त कदम है और इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर इस बात को मैं ख़त्म करता हूँ, मैं इखलाकी और कानूनी पहलू की तरफ आता हूँ। देखें, जो बातचीत कर रहे हैं लोग वो भी बेवकूफ़ तो नहीं है। पहली बात तो ये है कि APS के तो ज़्यादातर लोग ठिकाने लगा दिए गए हैं। अगर कोई एक आध है तो उसको माफ़ कतन नहीं करना चाहिए। और भी बल्कि जो लोग हैं जिन्होंने हीनियस क्राइम इस किस्म के किए हैं उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। जिनका NDS के साथ ताल्लुक था, रॉ के साथ ताल्लुक था, उनके इशारों पर चल रहे थे। बहुत सारे लोग लेकिन ऐसे हैं जो फुट सोल्जर थे, जो इस्लाम के नाम पे गुमराह किए गए, जिनको पैसे दे के उनसे काम करवाया गया, मर्सनरी बना दिए गए, और भी गुमराह लोग हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को माफ़ किया जा सकता है।
और कुछ को माफ नहीं करना चाहिए। ये कोई ब्लैंकेट वर्डिक्ट नहीं दी जा सकती कि जी या बात होगी साहब, बड़ा या एक बात नहीं। बैलेंस्ड व्यू आपने दिया है और हमें ये भी बताया है कि अनपनिश्ड नहीं गए, जिससे मेरे ख्याल में जख्मों पर कुछ न कुछ फाहे तो रखे गए होंगे और शायद कुछ लोगों को परस्यू भी किया जा रहा होगा। बहरहाल से ये हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर जो इश्यूज़ हैं हुकूमत का मुश्तरका इजलास के हवाले से, कीमतों के हवाले से, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो कि तर्जमान भी हैं और मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून की। वेलकम टू दी शो मैडम। मैं इस हवाले से सवाल रखता हूँ, फिर मेरे पैनलिस्ट भी आपसे बात करेंगे। ये मुश्तरका इजलास जो है इसको एक तो मुअख्खिर कर दिया है हुकूमत ने, इसमें क्या हिकमत आपको नज़र आती है? और साथ ही ये भी फरमा दें कि अब क्या हिकमत अमली होगी? हम सोच रहे थे कि शायद नो कॉन्फिडेंस पंजाब में होगा, क्या होगा, तो क्या खदो खाल हो सकते हैं आने वाले दिनों में? कुछ कौम को आप इत्मीनान में लेंगी? जी मोहतरमा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये जितने अब बयानात आ रहे हैं ये सुबह इनकी, और आज जब लंच हुआ इमरान साहब ने, जब वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, जो उनकी आदत भी है, तो उन्होंने कहा जहाज करें और ईवीएम को वोट दें। ये उनके बयान चल रहे थे टीवी के ऊपर, और उसी में जो इनके इत्तेहादी हैं और इनके अपने हुकूमती अराकीन, ये मत भूलिए, क्योंकि इत्तेहादियों की तो एक अलग राय हो सकती है, लेकिन अपने अराकीन जो हैं उन्होंने अदम एतमाद किया है इस ईवीएम के ऊपर, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ईवीएम जो है वो गैर आईनी, गैर कानूनी, और ईवीएम तो एक छोटी चीज है। एक जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि एक आईनी जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन को आइन देता है, उससे लेकर नादरा को दे देनी, जो इलेक्टोरल लिस्ट हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसकी लिस्ट जो है, वो सारी चीजें इस इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा है। और हम 8 महीने से कह रहे हैं जो इनको, और आज बड़ा बयान दे रहे हैं जी हम नेक नियति के साथ गवर्नमेंट ऑपोजिशन के साथ मुशावरत करना चाहते हैं। बद नियति से जॉइंट सेशन बुलाकर आप अच्छी नीयत के साथ मुशावरत करना चाहते थे। मुशावरत वो होती थी जो 2017 में मुस्लिम लीग नून ने 2017 का इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल यूनानिमसली पार्लियामेंट से पास कराया था, जब ये कंटेनर पर खड़े होकर हमें गालियां देते थे, सिविल नाफरमानी की कॉल्स करते थे। उस वक्त भी हमने इनको उस मुशावरत में शामिल किया था, और आज ये कहते हैं कि इसके ऊपर डिबेट ना हो, ऑर्डिनेंस लाकर उसको ज्वाइंट सेशन के अंदर कानून पास करवाते हैं, और ये आज के असल हालात हैं। अच्छा मरियम साहबा, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, गुजारिश है। एक तो हुकूमत दावे करती है कि उनके पास मेजोरिटी है और मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं, अचानक इन्हें मोहर क्यों करना पड़ा? इत्तेहादियों ने तो उनका साथ छोड़ा। आज जो इतलात आ रही है हमारी इतला है कि अपोजिशन यानी कि आपकी भी पीटीआई के लोगों ने कुछ यकीन दहानी कराई थी कि हम इसे बिल को पास नहीं होने देंगे। क्या इसमें क्या हकीकत है? देखिए, हमारे पास बड़े लोगों ने, इनके अपने लोगों ने कहा कि हम ईवीएम के हक में नहीं है, हम ये बात को समझ नहीं रहे। कल भी आप देखें अरशद साहब, कल भी आप देखें कि क्या हुआ पार्लियामेंट के अंदर, जब प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर वोटिंग हुई तो इनके अपने अराकीन की ये तादाद थी कि 117 ऑपोजिशन के और 104 गवर्नमेंट के। ये कल ही एक अदम एतमाद हो चुका था, और जब आज लंच हुआ उसके ऊपर उसका इजहार हो गया था। अच्छा मरीम साहिबा, ये तो एक चीज़ जिस तरह आपने बताया कि वो सबको पता लग गया, मोहर हो गई, इसका मतलब वो ये कि उनके पास नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कि अपोजिशन के लिए तो वारे नया ने आपकी पोजीशन बड़ी अच्छी है, वो उनके पास नंबर ही नहीं है। नंबर 2, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल बात नहीं कर रहा, काफ़ी लोग तंग हैं महंगाई से, कुछ लोग परेशान हैं, चीज़ें बदल नहीं रही, तो कुछ लोगों का ख्याल है, जिसमें मेरा भी ख्याल है कि इतनी अपोजिशन कामयाब क्यों नहीं हो रही? आप पंजाब में बड़ी आसानी से हुकूमत बदल सकते हैं, आप कौमी असेंबली में बड़ी आसानी से हुकूमत बदल सकते हैं, व्हाई यू नॉट डूइंग दैट? सर, बात यह है कि आज ऑपोजिशन की हिकमत अमली ही की वजह से इनको इजलास मौखर करना पड़ा है, और बिल्कुल महंगाई इनके अपने जो अराकीन असेंबली और इत्तेहादी हैं जो वोट देकर आए हैं, वो आज अपने हलकों में नहीं जा सकते। कल इनका 2-3 बंदे पार्लियामेंट में मेरे पास बैठे हुए थे, बड़े सीनियर लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, हम हर इजलास में इसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं कि ये महंगाई के ऊपर। और महंगाई ऐसी, वो महंगाई जो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर महीने बढ़ रही हो, ना कोई स्टॉक लगाया हो, उससे कौन से अरकान जो है वो उसके ऊपर एतमाद करेंगे। दूसरी बात ये कि ऑपोजिशन की आपने बात की,
ये ऑपोजिशन की हिकमत अमली है, जॉइंट ऑपोजिशन मुश्तरका की, जिसकी वजह से ये बैकफुट पे गए हैं। इनके अपने नंबर्स पूरे नहीं थे और ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे थे। ऐसी सुबकी इनको होनी थी कल जॉइंट सेशन के अंदर, क्या पूरा पाकिस्तान देखता। और ये असल में ईवीएम बाकी 18 ऑर्डिनेंस, और फिर खुदा इनमें नहीं है कि 18 ऑर्डिनेंस एक जॉइंट सेशन बुलाकर आप पास करें जिसमें पार्लियामेंट की राय नहीं है, जिसमें पार्लियामेंट का कोई एतमाद ही उस लेजिस्लेशन, और जो वीक लेजिस्लेशन है, ये काला कानून है जिस तरह पास किया जा रहा है। 37 एतराजात इस कानून के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं, जिन्होंने इलेक्शन करने हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनकी जिम्मेदारी है। दुरुस्त कहा आपने, मगर मेरा क्वेश्चन वही है कि ये मुश्तरका अपोजिशन पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में अदम इत्तेमाद क्यों नहीं लाती? ये मुश्तरका अपोजिशन का फैसला होगा। नहीं, अच्छा मरियम साहब ये बताएं, अगर ऑर्डिनेंस ये दोबारा एक्सटेंड करते हैं, नैब ऑर्डिनेंस जिसमें कोई 4-5 मरतबा तरमीम की गई है, क्या उस पर अपोजिशन अदालत पे जा सकती है आप समझती है, खुसूसन मुस्लिम लीग नून या PDM? जी ना सिर्फ ये, हम लोगों ने पूरी ऑपोजिशन ने, तमाम जमातों ने नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत में भी और पार्लियामेंट के अंदर भी भरपूर जंग लड़ने का ऐलान भी किया है और इंशाल्लाह जाएंगे भी। और हमने जो इससे पहले बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, अगर आपने देखा हो तो वो ऑलरेडी अदालत में जाने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है, सिविल राइट्स, उससे मुतसादम है ये जो नैब ऑर्डिनेंस है। अच्छा मरीम साहब ये फरमाइए, कुछ राब्ते हैं हुकूमत के लोगों के साथ या मेंबर पार्लियामेंट जो हैं PTI के, उनके साथ क्या आपकी कुछ राब्ते हैं इस ज़मन में? जी फर्क सिर्फ इतना है कि राब्ते उनके हमारे साथ हैं, ये फर्क पड़ गया इनकी नाअहली, नालायकी और जिस हालात में अवाम को इन्होंने पहुंचा दी है, तो हमारे साथ उनके राब्ते हैं, यूँ आप कहें। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी ये है एक अपोजिशन की राय, राब्ते तो हैं, मगर भट्टी साहब मेरा आपसे एक सवाल जो है बड़ा सादा सा है कि मरियम औरंगजेब साहबा के और कोई शहबाज शरीफ साहब के भी राब्ते हैं? देखिए, गुजारिश है कि मरियम औरंगजेब साहबा ने खसूसन मैंने देखा है 3.25 साल बड़ा दलेरी से, ये तो मैं मुकाबला मतलब है, और उन्हें हर हालात में डिफेंड किया जहां और बड़ा वेहेमेंटली मुश्किल भी होता है। जो हम उनसे सवाल करते हैं, अक्सर हमसे पॉलिटिशियन नाराज हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए होते काबिल एहतराम है, बहन की तरह हमारी मरियम औरंगजेब बड़ा डिफेंड किया है। लेकिन हमें यही उनसे पूछना चाह रहा था कि क्या सुना है शहबाज शरीफ साहब के भी राब्ते हैं जिनसे आप रिजाइन लेना चाह रहे थे, उन्हीं से आप राब्ते कर रहे हैं, तो क्या आइंदा उस स्ट्रेटेजी के तहत, पुरानी के तहत सियासत की जाएगी या चेंज की जाएगी? अब ये एक इबहम रह गया अगर फिर ज़िंदगी रही तो। लेकिन काजी साहब मुझे ये बताएं, आपसे मैं सवाल करता हूँ, हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान हर काम करने के बाद क्यों पछताते हैं? अगर उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातें इस लाइक MQM, काफ लीग और दीगर से नहीं था मुशावरत मुकम्मल की, एन मौके पर आप क्या किसी को क्या समझते हैं कि वह छोटे इधर आ, कल मैं ला रहा हूँ ये बिल मंजूर करो, तो उन्हें पहले मुशावरत करनी नहीं चाहिए थी? थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं होती ऐसे मौके पे? मैं ज़रा कुछ आपको पहले उनका शॉर्ट सुनवाता हूँ, आपकी बात का जवाब ज़रूर दूंगा। जी सुनाइए ज़रा, इमरान खान क्या कह रहे हैं? ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझनी है। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फ़ायदा है। ये हम सब का इशू है। मैं चाहता हूं कि इसमें आपने पूरी तरह इसको एक नेशनल इशू बना के इसमें पूरी शिरकत करनी है। आप सब ने इसको कामयाब करना है। अब मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ? जी इजाज़त है। आप यूँ समझें कि मैं एक हांडी पका रहा हूँ और मैंने गोश्त तो ले आया हूँ, मिर्ची उन्होंने देनी है और दीगर घी इधर से आना है, और मैं इसको हांडी को रख के बैठा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ ये घी कब आएगा और मिर्ची कब आएगी। जब आप देखें, अरे आपने जवाब दे सुन लेना। हाँ। इससे बड़ी नहली क्या है कि आप गोश्त ले आए, मिर्ची और बाकी सुई गैस का आपने रेंज नहीं किया, गोश्त भी ख़राब हो जाएगा। ये तो कप्तान की और नहली है। आप खाना बनाने के लिए जो तो लवाज़म आता है उसको पहले पूरा करते हैं साहब। वो इसी तरह होता है कि हांडी कंट्रोल में रहे, हांडी ऐसी ना पक जाए जो आपको पसंद ना हो, इसलिए इस तरह होता है। नहीं मलक साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कल हमने इस अमेंडमेंट करनी है और हर हाल में करना है, और आधे घंटे बाद वज़ीर इत्तलात कहते हैं हमने मोहर कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताए यार, ये कुछ दानिशमंदी है? मुझे 1 घंटा आप दे दें। वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुझे 100 दिन देंगे, मैं पाकिस्तान बदल दूंगा, मैं 100 बिलियन डॉलर ले आऊँगा, मैं आपको 50,000 नौकरी दे दूंगा, 1 लाख घर बना दूंगा, मुझे 1 घंटा चाहिए जो का है।
इस पूरे फिक्रे पे जब ये आपने सुना, इसके पूरे आधे घंटे में वजीर इत्तलात पाकिस्तान ट्वीट करता है कि इजलास नहीं हो रहा। ये होमवर्क है, ये इसका मैं इसका जवाब देने लगा। इसका सिंपली मतलब है कि आपके वहमो गुमान में होमवर्क नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। आप किसी चीज़ पे होमवर्क करते नहीं, बेस बनाते नहीं। आपने तो नौकरियां भी देनी थी, आपने 1000, फिर आप उधर चले सारा आपका कल्चर है। अगर खबर क्या है बड़ी साहब, फेल हो जाते तो हुकूमत का रहता जवाब। मैंने तो एक चीज लास्ट यार, यहाँ कौन सी प्रिपरेशन होती है, बड़ी तैयारियां सीएसएस में चलेगा ना। सारे मियां नवाज शरीफ साहब सीएसएस स्टॉप करके आए छो, लेकिन मैंने एंज नहीं होता थे, मैंने दसो अंदर की गल की है, होया की है। अंदर ये है कि आपको एमक्यूएम सख्त नाराज है। उन्होंने कहा बताए ना, वजह बताए। उन्होंने कहा जी आपने 10 वादे किए, कमिटमेंट नहीं की। इस इलेक्शन में मशीन में आप ला रहे हैं, आप टीवी पे ले जा रहे हैं, अपोजिशन को ले जा रहे हैं, हमें नहीं बता रहे हमने क्या करना है। हम आपके स्टेक होल्डर नहीं है, हमारे वोटों से ही आप बने हैं। और परवेज लाई साहब ने और एमक्यूएम ने कह दिया था हम इसकी मुखालफत में वोट देंगे, इस वजह से मोहर करना पड़ा। ये गल करो ना, ठीक है, यही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या वज़ीर आज़म को जो ये मशवरा देते हैं नादान नहीं है। जिस वक्त तक हांडी पकाने के सारे लवाजमात अपने पास ना हो, मेरा हलफ चुक लिया करो। अच्छा, कहानी क्या है? कहानी ये थी कि अपोजिशन का मसला ये है कि 3 काम अगर हो गया ना, जो मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ, एनालिसिस भी दे रहा हूँ। अगर आपकी वोटिंग जो है वो मशीनी हो जाती है, पाकिस्तानी जो बाहर है उसको वोट का हक लीगली मिल जाता है और नैब का चेयरमैन सदर के मतहत आ जाता है, तो उनको डर ये था कि अगले इलेक्शन में हमारे 70-80% चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये अपोजिशन का मसला, ये जो सारी जंग चल रही है इन 3 चीज़ों के खिलाफ चल रही है कि नैब भी ले गया इमरान, जो वो समझते हैं इमरान के कंट्रोल में नैब आ गई, ओवरसीज़ उसके साथ है, पाकिस्तानी बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा और साथ वोटिंग होगी। ये उनकी मसला था। अब इत्तेहादियों का मसला ये है कि अगर इमरान खान को ये स्पेस मिल गई, अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो हमें क्या मिलेगा? अगले इलेक्शन में ये जीत जाएगा। लिहाजा जो भट्टी साहब वाली बात है, उन्होंने सारी अपने गुस्से निकाले हैं। आपने हमें वजीर बनाने का वादा किया था, आपने फलां वादा किया था, पहले वो पूरा करें। ये अपनी अपनी लड़ाई है, सीधी सीधी अपनी अपनी लड़ाई है उनको। ये क्योंकि मलिक साहब ने बड़ी सही बात की है, क्योंकि वो भी ये सोच के बैठे हुए थे कि हमारे जो लक्कड़ प्रपोतरा हैं वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मगर और शायद उनके भी देखें किसके ख्वाब पूरे होते हैं। अवाम के ख्वाब तो हमेशा चिकना चूर ही हुए हैं। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।